जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास एसएससी एमटीएस भर्ती 2025 की जो भी मेरे दोस्त तैयारी में लग चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, आज उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इस बार जो आपका सिलेक्शन का टारगेट है वो बेटा 100% पूरा होगा। बिल्कुल आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाएगा, क्योंकि देखो जो 20 सितंबर से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे वैसे बिल्कुल सेम प्रश्न आपको आज क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बेटा आपको 2 से 3 प्रश्न आज की क्लास से पेपर में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आज की क्लास को मिस नहीं करना है और पूरी क्लास को बेहतर तरीके से सभी लोग देखेंगे। तो बिल्कुल और बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए अपने क्लास की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ खास प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। देखो खेल से संबंधित आपके पेपर में प्रश्न एक आता है और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से आज की क्लास में क्वेश्चन प्रश्न आपके कवर किए गए हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा गया है जो कि बहुत जी है बेटा। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका 29 अगस्त जो दे रखा है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे 15 अगस्त तो भैया आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 30 जनवरी को याद रखना शहीद दिवस, क्या शहीद दिवस। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल दोस्त नोट कर लो और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शिकारी देवी अभयारण्य निम्न में से कहाँ स्थित है। कौन सा बेटा, शिकारी देवी अभयारण्य निम्न में से कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा उड़ीसा से आपको याद रखना है सिमलीपाल अभयारण्य पूछा जा सकता है। कौन सा, सिमलीपाल अभयारण्य। तो सिमलीपाल को भी भैया आप लोग ध्यान रखेंगे और नोट कर लेंगे। और यहाँ पे देखो असम से आपको काजीरंगा याद रखना है। कौन सा, काजीरंगा। देखो ये भी आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल बेटा नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो मैं आपको बताऊं बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो टीकाकरण दे रखा है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लिया। तो बिल्कुल दोस्त बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे। भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल याद रखना बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे सही जवाब आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना इन्होंने जो नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की थी वो हुई थी कब, 1944 में। कब बेटा, 1944 में। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बनता है, नोट कर लेना है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता पूछा है कि किस युग से संबंधित है। मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब बताऊंगा। और यहाँ पे बस छोटी सी आपको एक जानकारी दे दूं कि मेरे जो भी दोस्त पीडीएफ चाहते हैं, इसका जो भी दोस्त पीडीएफ चाहते हैं उन्हें दोस्त टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल फ्री सेवा है, किसी भी दोस्त से कोई भी पैसा नहीं लगना है, ठीक ना। तो बिल्कुल और आप भी अपना थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ। एक बार सभी दोस्त मेरे लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे। तो बिल्कुल आप यहाँ पे चलते हैं अपने प्रश्न पे। और यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सभी लोग जवाब करिए इसका कमेंट बॉक्स में। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ अगर आपने कांस्य युग लगाया है ऑप्शन बी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांस्य युग यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें ऋग्वेद को छोड़ के अथर्ववेद, सामवेद और आपका यजुर्वेद 3 वेदों की रचना हुई थी। 3 वेदों की रचना हुई थी कब, उत्तर वैदिक काल में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। बेटा इंपॉर्टेंट है और ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना।
भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका राइट आंसर बनता है। यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है? तो याद रखना बेटा 2.42% है ना, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पॉइंट बना हुआ है 2.42% ये भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का। तो बिल्कुल, और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी नाम से भी जाना जाता है? किसके? दक्कन की रानी नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन डी पुणे को लगाया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। नोट करिए, बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? देखो पहले तो मैं आपको बताऊं कि WWW का पूर्ण रूप पूछा जाता है, पूरा नाम, तो वो क्या होता है बेटा? वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, याद रहेगा। ये आप पहले तो इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसका जो आविष्कार है वो किसने करा था, तो वो हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली, है ना, टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर। इन्होंने इसका आविष्कार कब करा था? तो वो भी आप यहाँ पे ध्यान रखना दोस्त, 1989 में। कब करा था? 1989 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर, 1989 में इसका आविष्कार किया गया था WWW का। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन हुए थे? पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैन धर्म में टोटल जो तीर्थकार हुए थे वो हुए थे 24, और यहाँ पे 24वें तीर्थकार पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल यहाँ पे याद रखना, या तो आपको वर्धमान लिखा हुआ मिलेगा, है ना, वर्धमान, और या फिर दूसरा नाम महावीर स्वामी जी। क्या? महावीर स्वामी जी। तो आप ध्यान रखेंगे, या तो महावीर स्वामी जी और या फिर वर्धमान, याद रहेंगे, नोट कर लो, पूछे जा सकते हैं। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है BCG टीके का आविष्कार कब हुआ था? BCG टीके का आविष्कार पूछा गया है, जो कि भैया किसके लिए लगता है? टीबी की रोकथाम के लिए। किसके? टीबी की रोकथाम के लिए। अब यहाँ पे देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, पहले तो BCG का पूर्ण रूप पूछ लिया जाता है, या फिर इसमें सी का मतलब पूछ लिया जाता है। तो देखो ये जो बी है ना, ये आप याद रखना वेस्लिस, ठीक है ना। और यहाँ पे सी और जी पता कौन है जो इसके आविष्कारक थे? कौन? सी से आपका यहाँ पे याद रखना क्लाइमेंट, और जी से ग्यूरिन, है ना। तो क्लाइमेंट ग्यूरिन ने इसका आविष्कार करा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो आविष्कार है वो हुआ था 1921 में। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1921 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो, बहुत अच्छा प्रश्न है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो एक बार थोड़ा सा जो भी मेरे नए पुराने दोस्त मेरे साथ में जुड़े हुए हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप एक बार ना अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, अपनी प्रेजेंट जो है वो लगा दिया करो लाइक वाला बटन दबा के। तो मुझे भी लगता है कि रेगुलर इतने दोस्त तो मेरी क्लास में आते हैं और सभी क्लास को पूरा वॉच भी करते हैं, और जो पहली बार आए हुए हो, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि दोस्त एक बार सब्सक्राइब वाला बटन दबा के बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि ये क्लास जो है ये आपको शाम को 8 बजे मिला करेगी, डेली आपको शाम को 8 बजे मिला करेगी। तो आप एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, और थोड़ा सा अपना जो वोल्टीय सपोर्ट है ना, वो शेयर वाला बटन दबा के बिल्कुल जाहिर करें, अपने दोस्तों के साथ में क्लास को थोड़ा सा शेयर जरूर कर दें। तो बिल्कुल अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किससे निर्धारित होती है? परमाणु में प्रोटॉन की जो संख्या है वो किससे निर्धारित होती है? तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो परमाणु संख्या हो जाएगा, है ना, क्रमांक या संख्या। तो यहाँ पे परमाणु भार नहीं लगाना है, ऑप्शन ए यहाँ पे परमाणु संख्या आपका बिल्कुल राइट आंसर बनता है। नोट कर लिया, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत अपनी स्थलीय सीमा रेखा म्यांमार के साथ कितनी साझा करता है? भारत अपनी स्थलीय सीमा रेखा म्यांमार के साथ कितनी साझा करता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो बिल्कुल देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, पहले तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा
643 किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाता है कि भैया भूटान के साथ में कितना करता है, भूटान के साथ में तो 699 किलोमीटर सीमा लगती है भूटान के साथ में। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया नेपाल के साथ में कितनी सीमा रेखा लगती है भारत की, तो याद रखना दोस्त 1751 किलोमीटर याद रहेगा। यहाँ पे देखो 33-23 और 34-88 ये मैंने ट्रिक से आपको याद कराए थे, तो ये तो लगते हैं भैया पाकिस्तान के साथ में, है ना, पाकिस्तान के साथ में। और चाइना, चीन के साथ में कितनी लगती है, तो मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था 34-88 कितनी, एक मिनट यहाँ पे देखो मैं 34 बोल रहा हूँ और लिख क्या रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, 34-88 3488 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ में कितनी बेटा, 4096 किलोमीटर। तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। बिल्कुल देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आपका राइट आंसर उत्तर रेलवे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर रेलवे ऑप्शन बी। और भारतीय रेलवे जो है इसमें मेट्रो, जो कोलकाता मेट्रो को भी अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल 19 जोन बन जाते हैं। कितने, टोटल 19 जोन बन जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना है। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय भी आपसे पूछा जाए अगर जाएगा तो आप बहुत ईजी तरीके से बता देंगे भैया कहाँ है, दिल्ली में, है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। बेटा यहाँ पे आपको गुरुत्वीय त्वरण या फिर बोल सकते हो ग्रेविटी, है ना। तो यहाँ पे जी का मान पूछा है आपसे कितना होता है, तो याद रखना यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले। देखो ये थोड़ा सा प्रश्न हार्ड है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं पेपर के अंदर, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था। बेटा उत्प्लावन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल जो भी यहाँ पे दोस्त मेरे आर्किमिडीज को टिक कर रहे हैं, ऑप्शन सी को लगा रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास में जो भी मेरा दोस्त कमेंट करेगा, है ना, बेशक आप आंसर ना सही, जय हिंद तो एक बार जरूर कमेंट करना है ना, एक बार जय हिंद जरूर कमेंट करना है। और कल की क्लास में मैं आपका नाम 110% लूँगा, कल की क्लास में आपका नाम बिल्कुल लूँगा। और आप एक बार कमेंट करिएगा दोस्त। और यहाँ पे देखिए दिया है नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस जीव को उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, द्विलिंगी जीव पूछा जाएगा, उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी, है ना, आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया ये ऐसे बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों एक में ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे बेटा वो हाइड्रा भी होता है, केचुआ भी होता है और जोंक भी होता है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन डी, ये सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। 70वां क्वेश्चन है, मैं 5 सेकंड के लिए रुकूंगा और यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। और जिन भी दोस्तों के कानों में मेरी आवाज़ इस टाइम जारी है, आपको बेटा 100% इस बार सफलता मिलेगी, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल, और आप भी अपना थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। मैं देखो आपका भाई हूँ, है ना, और आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल होना चाहिए। और यहाँ पे देखो दिया है कि भारतीय रेलवे का विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय रेलवे का विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान पूछा गया है कि कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखो बेटा, पहले तो इसका जवाब जो है वो आपका ऑप्शन सी नासिक होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे नासिक हो जाएगा। दूसरा याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो भी मैं आपको बताऊं 1988 में हुई थी। कब, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, नोट कर लेना है। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अब इसका आंसर जो है वो आपको लगाना है नई दिल्ली। क्या? ऑप्शन ए नई दिल्ली यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है वो भी याद रखना 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। तो ये भी आप याद रखोगे। देखो नई दिल्ली में उसका भी मुख्यालय है किसका? फैसई का, है ना, फैसई का, FSSAI, है ना, फैसई का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा जो DRDO है ना, DRDO, इसका भी मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखो ये आपसे सब पूछे जा सकते हैं। देहरादून जैसे है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, है ना, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर याद रखना है CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, CO2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए 20 क्वेश्चन होने जा रहे हैं, है ना दोस्त। और यहाँ पे मैं आपसे फिर एक बार वही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ यार एक बार आप सभी लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, मुझे भरोसा है, और अपना प्यार जरूर दिखाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी मेरे पहली बार क्लास में आए हैं दोस्त। और बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि ये क्लास शाम को आपको 8 बजे रेगुलर मिलती है। ठीक है ना, अभी 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी और अब आपका जो क्लास है रेगुलर स्टार्ट रहेगा और आपको रोज़ के रोज़ क्वेश्चन मिलेंगे। देखो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जिसे बोलते हो क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, है ना, जिसे और भी एक नाम से आप जानते हो, और वो है संवेग संरक्षण। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भैया न्यूटन का तीसरा नियम है ना। और ये जो जड़त्व है, याद रखना दोस्त, ये न्यूटन का पहला नियम है। और जो ये त्वरण आपका है ना, द्रव्यमान बोल सकते हो, तो यहाँ पे जो त्वरण है याद रखना, ये दूसरा नियम है। ठीक है ना, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखो न्यूटन के इन तीनों नियमों में से कोई भी नियम आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसे नोट कर लेना है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी, अगर आपने ममता बनर्जी जी को लगाया है तो ऑप्शन बी यहाँ पे ममता बनर्जी क्या बन जाएंगी? आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगी। नोट कर लिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ये भैया आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, कहने का मतलब ये है कि भैया AC वोल्टेज को क्या करता है? डिस्ट धारा, मतलब कि DC वोल्टेज में कन्वर्ट, है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं उसे रेक्टिफायर। ऑप्शन ए जो है क्या बन जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेक्टिफायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप नोट कर लेंगे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है ATP का पूरा नाम क्या होता है? ATP का पूरा नाम पूछा है और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छे। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, है ना। ऑप्शन सी क्या होगा? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। देखो बेटा ATP आपसे पूछा जा सकता है, ये भी साइंस का प्रश्न है। और मैं आपको बताऊं, अवगत कराऊं कि आज साइंस के कुछ क्वेश्चन जो हैं क्लास में आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो बिल्कुल। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता में दूसरे स्थान पर राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता में दूसरे स्थान पर राज्य है। देखो पहला भी पूछा जा सकता है, दूसरा भी पूछा जा सकता है, तीसरा भी पूछा जा सकता है। तो पहले तो याद रखना भैया, दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की अभी जनगणना से क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना, क्योंकि जनगणना है जो होती है 10 वर्ष के अंतराल पे, है ना। और जो ये 11 में हुई थी तो 21 में होना चाहिए था, लेकिन बेटा कोविड ने
कोविड की वजह से नहीं हो पाई, है ना, कोविड ने नहीं होने दी। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में याद रखना इसका जो साक्षरता रेट रहा था वो दर क्या रहा था, तो 65.4% इसका दर रहा था। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये दूसरा, न्यूनतम में दूसरा, कम से सबसे कम में। अब पहले नंबर पे आपका बिहार आ जाता है जिस कितना रहा था 61.8% के लगभग, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो राजस्थान जो है ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। तीसरे नंबर पे राजस्थान, इसका कितना रहा था साक्षरता रेट, तो 66.1% के लगभग रहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा भैया किसका, केरल का रहा था सबसे ज़्यादा, कितना, लगभग 94% बोल सकते हो, है ना, 94%। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल सबसे बड़ा लिखा केरल। तो बिल्कुल। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में पंचनंद को क्या कहा जाता है। पंचनंद, भैया पंचनंद को पूछा है क्या कहा जाता है। देखो पंचनंद लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको मिल सकता है कि 5 नदियों की भूमि। क्या, 5 नदियों की भूमि। तो याद रखना भैया पंचनंद के नाम से जाना जाता है फिर पंजाब को, 5 नदियों की भूमि या फिर पंचनंद, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे पंजाब क्या होगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नोट कर लो दोस्त। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से जूट का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था। जूट का पहला कारखाना, देखो जूट उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है ये भी पूछा जाता है। तो आप तुरंत बता देते हैं कि भैया वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ये सबसे आगे है जूट उत्पादन में। लेकिन जो पहला कारखाना है वो कब स्थापित हुआ था, तो यहाँ पे याद रखना बेटा ये 1855 में हुआ था। कब हुआ था, ऑप्शन ए 1855 आपका राइट आंसर। अब ये कहाँ पर हुआ था, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ दोस्त, ये हुआ था सिरसा में। कहाँ पर, सिरसा में हुआ था। और ये सिरसा कहाँ पड़ता है, तो याद रखना दोस्त सिरसा पड़ता है कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो कोलकाता की सिरसा में 1855 में पहला जूट कारखाना स्थापित किया गया था, याद रहेगा। अब पहला लौह इस्पात भी पूछा जाता है, जो कि वो भी पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था, और ये हुआ था 1874 में पहला लौह इस्पात, है ना। और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो 1955 में हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र कब हुआ था, वो 1955 में। तो बिल्कुल यहाँ से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है किस वैज्ञानिक ने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। कहने का मतलब पहला जो हृदय था, है ना, उसे एक से निकाल के दूसरे में, है ना। तो प्रत्यारोपण पूछा है कि किस वैज्ञानिक ने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे क्रिश्चियन बोनियार्ड, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दे रखा है डॉक्टर क्रिस्टियान बोनार्ड, ऑप्शन सी राइट आंसर। इन्होंने कब करा था, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं 1967 में बेटा। कब, 1967 में। तो बिल्कुल यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे और नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है थे। भैया रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। ये प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आपको जो राइट आंसर लगाना है वो लगाना है लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर। इन्होंने कब इस्तीफा दिया था, तो वो भी मैं आपको बता दूं बेटा 1956 में। कब दिया था, 1956 में। और ये पता घटना कहाँ हुई थी, याद रखना ये हुई थी महबूब नगर में। जहाँ पर, महबूब नगर। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको महबूब नगर भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्त। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा पेन ना होने की वजह से दिक्कत हो रहा है लिखने में। और इसमें पता है 112 लोगों की जान चली गई थी बेचारों की, 112 लोगों की जान चली गई थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नोट कर लो मेरे भाई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल लगाओ भैया यहाँ पे। बिल्कुल अगर आपने 12 अगस्त लगा दिया है विश्व युवा दिवस, है ना, और राष्ट्रीय युवा दिवस, दो प्रश्न बनते हैं। विश्व युवा दिवस बेटा 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाता कि भैया राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, बताओ राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होता। बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि तो आपका जवाब 12 जनवरी आता। क्या आता, 12 जनवरी, है ना। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय
पक्षी दिवस, तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, तीनों ऑप्शन से मैंने आपको क्वेश्चंस बताए और यहाँ पे आपने नोट भी करा होगा। देखो मैं आपसे नोट करने के लिए क्यों कहता हूँ, नोट करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ को 3 बार लिख लेते हो, कोई भी क्वेश्चन हुआ अगर आपने उसे 3 बार लिख लिया फिर आप उसे भूलते नहीं हैं, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि आंसर भूल भी जाओगे लेकिन कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा याद रहेगा, जो कि गलत आंसर टिक नहीं करोगे, है ना। ये चीज़ आपके अंदर चेंज हो जाती है सिर्फ लिखने मात्र से, है ना। तो कहते हैं कि हमें याद नहीं होता है, आप लिखते नहीं हो, नहीं याद होगा। आप अगर लिखोगे आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक बार फिर वही कहूँगा कि दोस्त अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। और लाइक वाला बटन तो मुझे पता ही है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी दबाते हैं, और पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और देखो वही बात है कि अगर कहीं दूर तक आपको जाना है तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके अंदर संतोष मतलब कि धैर्य अगर है तो आप किसी भी मंजिल तक पहुंचना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, है ना। कहीं भी आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे देखो दिया है कि निम्नलिखित में से देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। खेलों से संबंधित ट्रॉफी भी पूछी जाती हैं, तो बेटा यहाँ पे देवधर तो जो है वो हमारे क्रिकेट से संबंधित, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हॉकी से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना दोस्त सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नोट कर लो अजलान शाह कप, ठीक है ना दोस्त, ये पेपर में पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ फुटबॉल से मर्डेका कप जरूर याद रखना, मर्डेका कप जो है ये आप फुटबॉल से जरूर ध्यान रखेंगे, तो इसे भी आपको नोट करना है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है स्टेनलेस स्टील में कौन सा प्रमुख तत्व है जो उसे जंग से बचाता है। स्टेनलेस स्टील में कौन सा प्रमुख तत्व है जो उसे जंग से बचाता है। और एक पूछा जाता है कि भैया जो लोहा होता है उसमें किसकी वजह से जंग लग जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो पहले तो प्रश्न का जवाब हम यहाँ पे करेंगे कि भैया उसे बचाता है क्रोमियम। कौन बचाता है? क्रोमियम। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ एक छोटा सा यहाँ पे प्रश्न बनता है कि लोहे में जंग जो है वो किसकी वजह से। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ऑक्सीजन और पानी में जो नमी होती है ना, जो हवा वायुमंडल होता है उसमें जो नमी होती है वो और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो एक रासायनिक क्रिया की वजह से यहाँ पे लोहे में जंग लग जाता है, बिल्कुल देसी भाषा में, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना तो बिल्कुल। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा गया है भैया, निम्न में से कौन सी है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा थायराइड। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, थायराइड है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, थायराइड आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अगर अंतःस्रावी सबसे छोटी ग्रंथि पूछ लेता, अगर यहीं पे भैया आपसे छोटी ग्रंथि पूछ लेता तो आप क्या बताते, तो आपका पीनियल हो जाता, है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो बिल्कुल नोट करो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पूछा है नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है। नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, अगर आपने पॉलीस्मोनोग्राफी है ना, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है पॉलीस्मोनोग्राफी, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, ये अध्ययन वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से नाक की जांच किस उपकरण द्वारा की जाती है। किसकी? नाक की जांच। बताओ भैया मेरे, नाक की जांच जो है वो किस उपकरण द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल अगर यहाँ पे आपने ऑप्शन सी को टिक करा है, एडोस्कोप या फिर सेप्कुलम, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी को अगर आपने टिक करा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों द्वारा जांच की जाती है ना, तो ऐसे आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से वायल का नियम किन दो राशियों के बीच संबंध बताता है। किसका नियम? वायल का नियम। आज थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लग रहे होंगे दोस्तों को, है ना, अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। तो मैं थोड़े से आपको कल सरल क्वेश्चन भी करा दूंगा, क्योंकि मैं देखो दोस्त निकला हूँ कि आपका स्कोर 25 में से 25 होना चाहिए, है ना। बस करंट का क्या है, मैं कल से आपको करंट के भी क्वेश्चन थोड़े से बढ़ा दूंगा, जो ताकि आपके पेपर, अगर आप करंट की क्लास कहीं नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ सितंबर तक आपका पेपर है और आप जल्दी से करंट का भी क्लास देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना दोस्त, इंपॉर्टेंट है देखो। और वायल का नियम जो है वो दाब और आयतन दोनों से संबंधित, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, ए और बी दोनों आपका राइट आंसर
बन जाएगा। तो इसे भी आप नोट करेंगे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। कहता है परिंदा खोल दे पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो बिल्कुल दोस्त, सारा आसमान बाकी है। और देखो, यही एक उम्र होती है ना। अगर ये उम्र खर्च हो गई, सोचो फालतू में अगर आपने खर्च कर दी, तो दोस्त कुछ दिन बाद ना हमें पछतावा होगा, है ना। हम लोग अब होता है कि हमें लगता है कि अरे अब समय नहीं बचा, और अब अगर होता तो मैं पढ़ लेता, ये करता, वो करता। लेकिन अभी समय है ना दोस्त, अभी समय आपके पास है, और इस समय का सही जगह उपयोग कर दो। सिलेक्शन हो गया ना, जब मैसेज आया करेगा कि यू हैव क्रेडिट योर अकाउंट इतना इतना इतना, है ना, तो बहुत अच्छा वो मैसेज लगता है। और यहाँ पे देखो दिया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। भैया वो दिया गया है 21 का में। कौन से अनुच्छेद में? 21 का में। और ये कब जोड़ा, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भैया 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? तो सभी को रट्टा होगा 2002 में, है ना। तो बिल्कुल। और यहाँ पे जो 17 जो है ये तो आपको पता ही होगा भैया, अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित था, है ना। और 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत दिया गया, उपाधियों का अंत दिया गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो याद रखना भैया, श्वसन तंत्र, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? श्वसन तंत्र, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ा पता है? फेफड़ा अगर निमोनिया हो जाए, क्या हो जाए? यहाँ पे याद रखना दोस्त, अगर निमोनिया हो जाए तो ये फेफड़ों को नुकसान पहुँचाती है। और यहाँ पे देखो, आँख से याद रखना दोस्त, अगर आपको बोल सकते हैं ट्रोकोमा या फिर ग्लूकोमा। कौन सा? ग्लूकोमा या फिर ट्रोकोमा। ये भी आप यहाँ पे ट्रेकोमा को भी ध्यान रखेंगे। और मसूड़े के लिए तो विटामिन सी, है ना। तो याद रखना बेटा, स्कर्वी। तो बिल्कुल इसे नोट करो। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? बिल्कुल बेटा, देखो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, समाधि स्थल पूछे जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर आपने यहाँ पे सदैव अटल ऑप्शन ए को टिक करा है ना, सदैव अटल, तो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये जो सदैव अटल है ना, ये शांतिवन में ही पड़ता है। और शांतिवन जो समाधि स्थल का नाम है वो है जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल का नाम है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और शांतिवन पता है बेटा? राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम। किसका? राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम। तो बिल्कुल। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कौन सी कोशिकाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं? कौन सी कोशिकाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। वाइट ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड सेल? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा श्वेत रक्त कणिका है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, नोट कर लो। देखो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्त। साइंस के काफ़ी अच्छे प्रश्न थे आज की क्लास में। और यहाँ पे दिया है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना दोस्त, फार्मिक अम्ल। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो सिट्रिक अम्ल जो दे रखा है, याद रखना, जो बोल सकते हैं जो खट्टे फल होते हैं ना, खट्टे फल, तो खट्टे फलों में पाया जाता है ना। अब यहाँ पे जो ऑक्जेलिक अम्ल दे रखा है, ये बेटा टमाटर में भी पाया जाता है। किसमें? टमाटर में पाया जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब देखो मैं आपसे वही कहूँगा कि मुझे आज उम्मीद बहुत है कि मेरे जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं वो एक बार लाइक वाला बटन तो दबाएंगे ही, और साथ में दोस्तों के साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और क्लास पसंद आई आपको, फीडबैक आप अपना ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ कि अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स तक, तो कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दो। कमेंट बॉक्स में लिख दो कि भैया पीडीएफ, सिर्फ इतना टाइप कर देना पीडीएफ, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको पीडीएफ चाहिए। तो बिल्कुल दोस्त, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, और आप ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ से, है ना। और बिल्कुल दोस्त, आप सभी का अभी तक क्लास में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।